तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, दैट इज बैलेंस शीट की, हेडिंग की, सब हेडिंग की, सब हेडिंग की बात करने वाले हैं। सिर्फ फॉर्मेट का करने का मतलब ये नहीं ऊपर ऊपर से कर लो। बैलेंस शीट में मतलब ये देख लो भाई, शेयर होल्डर फंड होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, नॉन करंट लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मेट नहीं है। जब मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूं तो मैं कंप्लीट फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, तीनों की बात कर रहा हूं। राइट है, तो चलिए यार शुरुआत करते हैं, डिस्कस करेंगे फास्ट। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी बोले तो गाइस कैपिटल, हम बोलते थे ना पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल होती है, तो ये इक्विटी है। और लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि लायबिलिटीज दो टाइप की होते हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी, इनसाइडर लायबिलिटी, और एक आउटसाइडर लायबिलिटी। तो ये जो इक्विटी है ये आपकी इनसाइडर लायबिलिटी है और लायबिलिटी आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी है। क्लियर? क्लियर जी। तो इसमें सबसे पहले इक्विटी में आता है जी शेयर होल्डर फंड। क्या आता है गाइस? शेयर होल्डर फंड। क्योंकि पार्टनरशिप की बात करें या सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, इक्विटी में ओनली कैपिटल आती थी, बिकॉज या तो सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपिटल है या फिर पार्टनर्स की कैपिटल होती थी। यहां पे शेयर होल्डर्स बोलते हैं ऑनर्स को। वहां पे ऑनर सोल प्रोप्राइटर था या फिर पार्टनर था, यहां पर जो ऑनर है वो कौन है? शेयर होल्डर है। क्लियर है? तो शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर का फंड, इसमें कितनी कैटेगरी आ जाती है? आगे सब हेड 3 आ जाता है। तो शेयर होल्डर का जो पैसा है वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस हो सकता है, और इन द फॉर्म ऑफ मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स हो सकते हैं। अभी डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट में क्या आएगा। अभी तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब पैसे आ चुके हैं, पैसे आ चुके हैं, साल एंड हो गया, अभी तक आपने उनको शेयर्स नहीं दिए। एप्लीकेशन मनी तो आ चुकी है बट अभी तक उनको आपने शेयर्स ही नहीं दिए और उससे पहले ही साल एंड हो गया। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो आपने 1 साल के बाद, और कल मैंने डिटेल में बताया था यार 1 साल नहीं होता, 1 साल आपका मतलब ऑपरेटिंग साइकिल के बाद। अगर आपने पेमेंट करनी है ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर तो वो आपकी हो जाती है करंट लायबिलिटी। अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेमेंट करते हो वो आपकी हो जाती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे आगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आ गया साहिल? सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग्स मतलब लोन, लोन्स की बात कर रहे हैं, चाहे लोन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं हम, चाहे वो बैंक से ले रहे हैं, चाहे वो पब्लिक से ले रहे हैं, दैट इज डिवेंचर्स। राइट, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। सेकेंड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, हालांकि इसका कुछ करना ही नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसके अलावा अगर आपने लॉन्ग टर्म कोई पैसे लिए हुए हैं या लॉन्ग टर्म 1 साल के बाद कुछ आपने पेमेंट करनी है या कुछ पेमेंट पैसे देने या कुछ सामान देने। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये क्या? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर है? फिर आता है करंट लायबिलिटी। मनोज, करंट लायबिलिटी में क्या कहता है? पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, मतलब अगर आपने लॉन्ग टर्म तक पैसा बोरो किया हुआ है, 1 साल के बाद आपने पैसा देना है। 1 साल बोले तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 1 ईयर का है, तो 1 ईयर के बाद आपने देना है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग है। और अगर 1 साल के अंदर पैसा देना है, मतलब आपने लोन लिया पैसा देना है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग से। ट्रेड पेबल जिसमें आ जाते हैं बेटा 2 चीजें, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आ जाते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में बाकी आ गई, लाइक आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है जी, प्री अपना क्या कहते हैं रिसीव एडवांस आ गए, ठीक है ना, ये चीजें आ जाती हैं अंदर करंट लायबिलिटी में। एंड लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें मेन 2 चीजें आ जाती हैं जी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड आ जाता है। क्लियर है? मेजर हेडिंग है जी सारी। राइट, अब इसके बाद पढ़ेंगे सब हेडिंग के बारे में, मतलब कि क्या क्या आता है। जैसे कि शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल में ध्यान से देखना गाइस ये चीज। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या आता है?
ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड का मतलब जितनी आपके पास मैक्सिमम अथॉरिटी है कि एक कंपनी कितने रुपए के शेयर इशू कर सकती है यार, ऑथराइज्ड वो हो गया। मेरे पास ऑथराइज्ड है कितना, 1 करोड़, में 1 करोड़ के शेयर इशू कर सकता हूं। कितने इशू कर सकता हूं गाइस? 1 करोड़ के इशू कर सकता हूं। बट मैं उसमें से कितने इशू कर रहा हूं भाई? मैं कर रहा हूं 60 लाख की। तो मेरे पास कितनी ऑथराइज्ड है? 1 करोड़। मैं इशू कर रहा हूं कितने के? 60 लाख के। तो देन आ जाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितनी आ जाती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। गाइस सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है कि लोगों ने कितनी अप्लाई की है, राइट है। ये क्या है जी? मैं कर सकता हूं, ये मैंने किया है इशू, उसमें से लोगों ने कितना अप्लाई किया। अब यहां पे 3 कैटेगरी आती है, फुली सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। ये हमने शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। फुली सब्सक्राइब क्या होता है जी? मैंने 60 लाख के शेयर्स, मतलब 6 लाख शेयर इशू करे, 6 लाख अप्लाई कर दिए। अंडर सब्सक्रिप्शन 6 लाख के अप्लाई मैंने इशू किए, लोगों ने 5,90,000 के अप्लाइड किए। ओवर होता है 6 लाख के मैंने इशू किए, लोगों ने 7 लाख के अप्लाई कर दिए। बट इसमें एक चीज याद रखना है यार हमेशा, ठीक है ना। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में एक याद रखना कि 90% शेयर मस्ट बी अप्लाइड बाय द पब्लिक। कितने शेयर अप्लाई होने चाहिए राशि? 90%। ब्यूटी कुमारी जी 90% शेयर मस्ट बी अप्लाइड बाय द पब्लिक। और पलक अगर 90% अप्लाइड नहीं होगा तो क्या होगा? 90% शेयर अप्लाइड नहीं करेंगे पब्लिक द्वारा तो क्या होगा? इशू फेल हो जाएगा। इशू फेल हो जाएगा तो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहती ही रहती है। क्लियर है? यस सर। अब आपको ध्यान देने वाली क्या बातें हैं, ध्यान से देखना बेटा। इसमें 2 होती है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, मतलब भाई लोगों ने पूरे दे दिए। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, मतलब नहीं दिए। तो नहीं दिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो क्या होगा? कॉल्स इन एरर होगा, कॉल्स इन एरर होगा, ठीक है ना, या फिर आपने बुलाया ही नहीं। आइदर कॉल्ड अप आपने पूरा नहीं किया या फिर लोगों ने पेड अप पूरा नहीं किया। उस केस में बोलते हैं जी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। याद रखना गाइस, नॉट फुली पेड अप में क्या आएगा? या तो मैंने बुलाया नहीं, कॉल्ड अप नहीं किया, या फिर पब्लिक ने पेड अप नहीं किया, मतलब कॉल्स इन एरर है। आइदर कॉल्ड अप ही नहीं हुआ, आइदर पेड अप नहीं हुआ, ठीक है। एक चीज याद रखना, अगर लोगों ने नहीं दिया इसका मतलब कॉल्स इन एरर है। इसका मतलब क्या है? कॉल्स इन एरर है, तो माइनस कर देंगे क्योंकि उतना पैसा लोगों ने सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ऐड करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। सर ये क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट को यहां पे दिक्कत आती है। पहले तो इसको देखना व्हेन एंड सेकंड इसका हाउ। 2 आपको पता होना चाहिए, कब और कैसे, कब एंड कैसे। तो व्हेन ये ऐड कब होगा बेटा? व्हेन all forfeited shares are not reissued, अगर भाई सारे के सारे forfeited शेयर रीइश्यूड नहीं किए तभी ये ऐड होगा। अगर आपने सारे के सारे forfeited शेयर रीइश्यू कर दिए फिर उस केस में इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर है? यस। अब सेकंड है बेटा हाउ, कैसे इसको निकालना, कैसे? सिंपल सी बात है यार, जितने रीइश्यू नहीं किए, अनइश्यूड शेयर, अनइश्यूड शेयर जितने आपने इश्यू नहीं किए इनटू बेटा वो शेयर्स ने ऑलरेडी कितना पे था, इनटू ऑलरेडी पेड अप। भाई आपने फॉरफिट किया ना इन शेयर्स को, तो इन शेयर्स ने कुछ पैसे दिए होंगे, तो अनइश्यूड शेयर इनटू ऑलरेडी पेड, ये आपका आ जाएगा यहां पर। इसका दूसरा तरीका भी था, लॉन्ग तरीका, मतलब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यहां पे ऐड वो करते हैं जो हमने ना तो यूज किया ना ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो सेकंड आपका लॉन्ग कट होता है बेटा, टोटल अमाउंट आप देखो फॉरफिट कितना किया है, ये तभी आ सकता है अगर आपने शेयर्स अच्छे से किया है। तो शेयर चैप्टर नहीं किया तो यहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा ऊपर ऊपर से कुछ जा रहा है, तो यहां पर आपने देखना भाई टोटल अमाउंट फॉरफिट कितना किया,
माइनस उसमें से यूज कितना कर लिया एट द टाइम ऑफ फ्री इशू, माइनस उसमें से कितना टाइम, कितना अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हो, कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हो। तो जो बचेगा सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद वो आपका यहां पर आएगा, या फिर एक शॉर्टकट बता ही दिया मैंने, अनइश्यूड शेयर इनटू ऑलरेडी पेड अप, दैट्स इट। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे इधर, हम क्वेश्चन शेयर चैप्टर में आपको करवा दिए थे, राइट है, तो रिवीजन में अभी नहीं कराऊंगा। जिसको अगर देखना होगा तो शेयर्स वाली वीडियो देख लेना बेटा, एक एक क्वेश्चन ये करवाया हुआ मैंने। आइए अब सेकंड बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले क्या था, शेयर कैपिटल, क्या गाइस, शेयर कैपिटल हो गया। अब क्या है जी, रिजर्व एंड सरप्लस में ऑल टाइप रिजर्व, चाहे वो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, अदर रिजर्व है या सरप्लस है, सब कुछ इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। जिसमें लिखा नॉट टू बी वैल्यूटेड, इसमें बस आपने इतना याद रखना है भाई कि रिजर्व एंड सरप्लस का ये पार्ट है, इसके अंदर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा कैपिटल रिजर्व तो सबको पता है ना क्या होता है, एक ऐसा रिजर्व जो आपने कैपिटल प्रॉफिट से संभाल के रखा हुआ है, कैपिटल प्रॉफिट से जो संभाल के रखा हुआ उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर। सीआरआर यूज किया जाता है या सीआरआर क्रिएट किया जाता है जब आपको कोई कैपिटल रिडम्पशन करनी हो, रिडम्पशन मतलब वापस करने हो, लाइक प्रेफरेंस शेयर्स को अगर आपने रिडीम करना हो। सिक्योरिटी प्रीमियम सबको पता है यार, सिक्योरिटी प्रीमियम जो शेयर्स वाला है। डिवेंचर रिडम्पशन जब यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन था, यहाँ पे डीआरआर आ गया, अगर डिवेंचर को वापस करना उसके लिए भी रिजर्व तैयार करके रखते हो। रीवैल्यूएशन रिजर्व आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी पे जो रिजर्व आता है उसे बोलते हैं ये। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स है ना, यहाँ पे अदर रिजर्व में सिर्फ जनरल रिजर्व की बात हो रही है। सरप्लस में अगर प्रॉफिट है तो उसको प्लस में लिखेंगे जी, और अगर क्या है जी लॉस है उसको माइनस में लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे, यस और यस। यहाँ पे देखिए नोट में लास्ट में लिख रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल शैल बी शोन एज नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस, आएगा इसी में, बट कैसे दिखाएंगे जी, नेगेटिव फिगर के साथ उसको दिखाना है, यस और यस। क्लियर? इतना समझ में आया या नहीं? हाँ जी ओके एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो हम थ्योरी में करेंगे, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। हालांकि मैंने शेयर्स चैप्टर में करवाया था, बट कोई नहीं आज ही दोबारा करवा दूंगा बेटा, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, ठीक है। ये सारा ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, तो वो कंप्लीट वीडियोस हैं बेटा, अभी आपको इतना ये डीपली करने की रिक्वायरमेंट नहीं है रिवीजन में, है ना, ठीक है। और ना ही ये आएगा आपको 100% ऐसा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कैसे आएंगे वो सारा आपको करवाऊंगा। देन बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इफ कंपनी हैज इशूड शेयर बट द डेट ऑफ अलॉटमेंट फॉल्स आफ्टर द बैलेंस शीट, मतलब भाई पैसे तो मुझे आ चुके हैं, शेयर एप्लीकेशन तो आ चुकी है। सपोज करो मैंने शेयर क्या कर दिए, इशूड कर दिए, शेयर इशू कर दिए, लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, मैंने इशू करें 1 मार्च को, और जो इशू है वो ओपन है, इशू जो है वो ओपन है फॉर 90 डेज गाइज। तो मार्च अप्रैल मई के बाद में शेयर्स उनको देना स्टार्ट करूंगा, शेयर अलॉट करूंगा। तो मार्च में यहां पर क्या हो गया, साल एंड हो गया, 31 मार्च आ गया। तो इस पूरे महीने में जितने पैसे आए हैं बट उनको शेयर थोड़ी दिए, तो कंपनी की लायबिलिटी हुई या नहीं हुई, लायबिलिटी हुई या नहीं हुई। तो ये होता है जी शेयर ऑप्शन एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, राइट है। ओके सर, नेक्स्ट बच्चे ध्यान से देखना, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ जाता है। नॉन करंट में आपका आ जाता है बच्चे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसमें क्या क्या होता है बता चुका हूं, डिवेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, इसको करना ही नहीं है। अदर करंट लायबिलिटी में भी कुछ नहीं आपको करना है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल प्रोविजन विच आर related claim are expected to be settled beyond 12 years after the reporting date are classified as non current provision।
लाइक बेटा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट या प्रोविजन फॉर वारंटीज, ये किस में आ जाता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाता है। यस और यस। करंट लायबिलिटी कौन सी होती है गाइस? करंट लायबिलिटी वो होती है जो कंपनी के नॉर्मल साइकिल के अंदर अंदर ट्रीट करनी है, सेटल करनी है, पेमेंट करनी है, राइट है। और ये किस पर्पस के लिए? इट इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, और इसको विद इन 12 मंथ्स करनी है। विद इन 12 मंथ्स में एज्यूम करके चल रहा हूं कि हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स का, जिसको डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में। कंप्लीट हमने 15-20 मिनट लगाए थे एक ही टॉपिक पे। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, यार सिंपल सी बात, अगर आपने 1 साल से कम के लिए लोन लिया हुआ है, चाहे वो बैंक से लिया हुआ है, चाहे अदर पार्टी से लिया हुआ है। ट्रेड पेबल में क्या क्या आ जाता है गाइस? क्रेडिटर एंड बीपी बहुत ज्यादा इजी है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं हम, बेसिक है ये हमारा। अदर करंट लायबिलिटी में ध्यान से, यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। शेयर होल्डर फंड में कंफ्यूज नहीं होते, रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं होते, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में नहीं होते, नॉन करंट लायबिलिटी में, बट यहां पर दिक्कत हो जाती है। ध्यान से, अनपेड डिविडेंड, जो अभी तक डिविडेंड पे नहीं करा, यार देना तो है ना। अगर आज मैंने कोई चीजें नहीं दी है तो देने तो है ना, कब देनी? 1 साल के अंदर देनी है। अनक्लेम डिविडेंड, एक ऐसा डिविडेंड जो अभी तक आपने क्या नहीं किया? क्लेम नहीं किया। एक ऐसा डिविडेंड जो अभी तक आपने क्या नहीं किया? क्लेम नहीं किया। यस और यस। समझ में आया? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग से इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। इंटरेस्ट एक्रू का मतलब भाई इंटरेस्ट देना है पर दिया नहीं, इंटरेस्ट देना है पर दिया नहीं। और नॉट ड्यू मतलब क्या है यार? ध्यान से देखिए, अगर आपने इंटरेस्ट इस साल का है, करंट ईयर का, जो आपने नहीं दिया, और ये नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स का मतलब जो आपके ईयर एंड होने के 12 मंथ्स के अंदर आपकी क्या हो रही है? बोरिंग्स है। 12 महीने के अंदर अंदर अगर पैसा आपने पे करना है, वो आपका करंट लायबिलिटी में आता है। कौन सी? अदर करंट में। इनकम रिसीव एडवांस, बेटा रिसीव एडवांस आपने इनकम रिसीव करी है, कॉल से एडवांस है बेटा, या इंटरेस्ट ऑन कॉल से एडवांस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कोई, ये अदर करंट लायबिलिटी में आ जाते हैं। ध्यान से, उसमें भी बाकी नहीं, पहले दो को ध्यान से देखना, अनपेड अनक्लेम्ड। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन अनपेड एंड अनक्लेम्ड क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड में डिफरेंस क्या है? फास्ट बताइए बेटा, कोई भी, एनीवन। अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड में अनपेड का मतलब यार कि ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गया बट मैंने अभी तक पे नहीं किया। ड्यू बट नॉट पेड, देना है पर दिया नहीं। और अनक्लेम्ड का मतलब है मैं निकला गड्डी लेके, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में क्या है जी? मेरे शेयर होल्डर का घर आया, मेरे शेयर होल्डर का घर आया, मैंने बजाया ट्रन ट्रन ट्रिन 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 ट्रिन, मैं बेल बजा रहा हूं, बजा रहा हूं, बजा रहा हूं, बजा रहा हूं, बजा रहा हूं। तो भाई पड़ोसी बाहर निकले, वो तो नहीं निकले क्योंकि नई नई शादी हुई थी, वो गए थे घूमने, हाँ घूमने गए थे, वो है ही नहीं, वो गए थे घूमने। कहाँ गए? सिंगापुर गए हुए हैं, है ना। सो घूमने गए हुए, ट्रेन 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 ट्रेन, मैं बजाई जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ले लो, कोई तो ले लो डिविडेंड, अंदर मतलब दरवाजा खोल के ले लो डिविडेंड, बट कोई क्लेम करने वाला ही नहीं था उस एड्रेस पे। यस और यस, दिस इज अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड। यस और यस। अब समझ में आया या नहीं आया? अनपेड और अनक्लेम्ड में डिफरेंस क्या है? चाहे दिया नहीं, चाहे कोई क्लेम करने वाला नहीं। अच्छा, अगर क्लेम नहीं करने वाला, मैं क्या कहूंगा? अब वापस नहीं दूंगा क्या पैसे? हाँ घूमो तुम,
अब तुम्हारे पैसे गए, ऐसा होगा कि नहीं, दोबारा फिर आऊंगा मैं, फिर बेल बजाऊंगा, राइट ना? हाँ, कहते फिर भी जा रखे होंगे। ओ भाई वो कपिल शर्मा और गिन्नी थोड़ी है कि 1.5 साल में 2 बच्चे हो जाएंगे, है ना? नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा कपल है बेटा, ऐसा नहीं, ऐसी बातें नहीं करते, है ना, कि वो बस इंडिया से बाहर ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। अरे काम भी तो करना, घूमने के लिए पैसे भी चाहिए। चलो यार मजाक हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात करें गाइस। ऑल प्रोविजन फॉर विच रिलेटेड क्लेम इज एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो भाई ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन से हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर देने, विद इन 12 मंथ्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये 3 मेन आती हैं किसमें, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड। भाई डिविडेंड भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रपोज्ड और एक इंटरिम। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब क्या है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड मेड ड्यूरिंग द ईयर। एंड इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में वो गैम्बो खुश हुआ, ले भाई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, दिस इज इंटरिम डिविडेंड। चलिए क्वेश्चंस यहाँ पे जरूरत नहीं है, सीधा एमसीक्यूज करेंगे गाइस, इतना आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? चलिए फिर भी एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं। बताना आपने इसकी हेडिंग और सब हेडिंग क्या 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 होगी। प्रपोज डिविडेंड बेटा, प्रपोज डिविडेंड किस में आएगा, प्रपोज डिविडेंड करंट लाइबिलिटी, और सब हेड अदर करंट लाइबिलिटी, सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो आप ये भी लिख सकते हैं जी, इधर लिख सकते हो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इधर लिख सकते हो अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना? या फिर इधर करंट लाइबिलिटी और इधर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ऑब्लिक लिख दिया ना मैंने, तो यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं, अदर करंट, हाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। फिर उसके बाद अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड कौन से में, अदर करंट लाइबिलिटी। जल्दी सभी आंसर दीजिए। डिवेंचर, डिवेंचर डिवेंचर डिवेंचर, जल्दी से आंसर दीजिए यार। किधर आएगा जल्दी बताइए स्थिति। वंशिका एनसीएल में आएगा, कह रहे नॉन करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा, राइट है। नेक्स्ट बेटा, और नॉन करंट लाइबिलिटी सब हेड क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कॉलिंग एरियर, शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड बेटा, प्रोविडेंट फंड इंप्लाई प्रोविडेंट फंड होता है, इंप्लाइज की लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा ये। नेक्स्ट बेटा बीपी, करंट लाइबिलिटी कौन सा, ट्रेड पेबल। पब्लिक डिपॉजिट, नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कॉल इन एडवांस, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। मॉर्गेज लोन, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है ना? यस और यस। चलिए अब एसेट साइड की बात कर लेते हैं यार। एसेट साइड क्या क्या आएगा, एसेट साइड थोड़ी सी इजी है कंपैरेटिवली, अगर बात करें लाइबिलिटी से एसेट साइड इजी है। देखिए बेटा इसमें 2 एसेट आएंगी, नॉन करंट एंड करंट एसेट। नॉन करंट में पहला फिक्स्ड एसेट आ गई, पहली क्या आ गई बच्चे, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड में 2 चीजें आ गई, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल बेटा विच कैन बी टच्ड एंड सीन, जिसे आप टच कर सकते हो देख भी सकते हो। इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, ना देख सकते ना टच कर सकते। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कैपिटल एसेट, फिक्स्ड एसेट अभी चल रही है ना, मतलब बिल्डिंग पूरी बनी नहीं है जी। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुए, अंडर डेवलपमेंट है, अभी काम चल रहा है, चालू है।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आपने किसी और की कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये आपको करना ही नहीं। लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस, ओ माय गॉड सर पहले भी आगे लोन, अभी भी आगे लोन, पहले बोरिंग्स में भी तो लोन आए थे ना गाइस। अगर साथ में एडवांसेस आ जाए तो वो एसेट होती है। कैसे? अगर मैंने लोन लिया है आपसे, लोन लिया तो मेरी क्या है बेटा, लाइबिलिटी है या एसेट है? लोन लिया तो लाइबिलिटी है या एसेट है? बताइए बेटा, एसेट है लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। लोन टेकन इज लाइबिलिटी एंड लोन गिवन इज एसेट। लोन लिया तो मेरे ऊपर कर्जा है, लोन दिया मेरी एसेट है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। अदर नॉन करंट एसेट ये भी नॉट टू बी वैल्यूएटेड। करंट इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 12 महीने से कम के लिए, इन्वेंट्रीज स्टॉक बोलते हैं इसे। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आ जाती हैं बेटा, BR प्लस डेटर। कैश एंड कैश, कैश मतलब कैश इन एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब बेटा क्या होता है, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। गोल्ड आ जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस, लॉन्ग टर्म इधर, शॉर्ट टर्म इधर। अदर करंट एसेट, इसमें क्या आ जाता है, लाइक बेटा एक्रूड इनकम आ गई, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, है ना, ये चीजें सी आ जाती हैं इसमें। क्लियर है, समझ में आया? या फिर कोई एक एसेट जो ऊपर नहीं है बट करंट एसेट है, वो किस में डाल दो, अदर करंट एसेट में डाल दीजिए। यस और यस। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई शक अभी तक? अभी तक बेटा कोई भी डाउट हो? ओके, तो अगर डाउट नहीं है तो फिर अभी करते हैं जी स्टार्ट हम MCQs। क्लियर है? तो MCQs करेंगे। एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक के क्या क्या आपको आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 मिनट देना जी मेरे को, आप चलते हैं। ओके चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन से यार, ध्यान से देखना बेटा एक एक टॉपिक को। पहला बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आउट द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर prepared on the basis of recorded fact. Certain accounting एक सेकेंड, हाँ जी, certain accounting conventions are followed while preparing financial statement। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए, काफी इरिटेशन हो रही है। प्लीज माइक ऑफ ऑन है, किसी का ऑफ कर दीजिए। अभी भी ऑन है। ओके नाउ ठीक है, ओके चलिए बेटा। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट, यस। सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट, यस यार। आप अकाउंटिंग कन्वेंशंस फॉलो करते हो नहीं करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक assumption, बिल्कुल यार। फैक्ट एंड फिगर प्रेजेंटेड थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, एस्टिमेशन एंड जजमेंट। बताइए यार। यस, करेक्ट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं यार? क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं? क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं? क्यों बैलेंस शीट बनाते हैं? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, यस और यस। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी, ये भी सही है यार। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीजें आती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट्स एंड फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट।
टू जज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड इज ऑलवेज डैश टू एसेट साइड। बेटा इक्विटी और लाइबिलिटी जो साइड है ना वो एसेट साइड के डैश होगी हमेशा। क्या होगी एसेट साइड के? इक्वल होगी, लेस देन होगी, मोर देन होगी? भाई बैलेंस शीट चाहे ऐसी हो, मतलब जो आप पहले बनाते थे, चाहे ऐसी हो जो अब बनाते हो कि पहले लाइबिलिटी और बाद में एसेट, तो ये जो है दोनों क्या होगी? बराबर होंगी, हमेशा इक्वल आएंगी। कोई इसमें शक परेशानी बताइए? नो जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट क्रेडिट या कैश क्रेडिट आर ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बेटा ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होता। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का ही पार्ट होता है। हमने एक तरह से लोन लिया ना बैंक से शॉर्ट पीरियड के लिए, और कैश क्रेडिट भी क्या होता है जी? बैंक से एक तरह से हमने लोन लिया जी शॉर्ट पीरियड के लिए। यस सर, ट्रू। कंपनी बैलेंस शीट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ डैश एक्ट 2013। कौन सा शेड्यूल के तहत बनाई जाती है बेटा कंपनी बैलेंस शीट? 3, 4, 1 या 2? 3, 4, 1 या फिर 2? बताइए। 100% 3 इज द राइट आंसर। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 याद रखना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड। भाई शेयर होल्डर फंड में क्या नहीं होता? देखो जी, अब आपको अगर उसके अंडर का सब कुछ पता होगा तभी तो बता सकते हो। भाई ये तो होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो यही इसका आंसर है, जो इंक्लूड है वो तो है ही नहीं। राइट राइट। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंटेड अंडर करंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। भाई इसमें से करंट लाइबिलिटी में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता? मतलब मैं तो कह रहा हूं अगर आपने बैलेंस शीट अच्छे से कर ली, आपने P&L अच्छे से कर लिया, बैलेंस शीट अच्छे से कर ली, P&L अच्छे से कर लिया, तो आपके 4 मार्क्स तो पक्के हो गए। मैं लड्डू क्वेश्चन बोलता हूं इनको, लड्डू। लड्डू समझते हो? बूंदी, बूंदी वाले लड्डू। मंदिर जाते हैं, बूंदी मिली जाती है ना, लड्डू मिल ही जाते हैं। पर यार काजू कतली तो कभी कभी जिस दिन बहुत अच्छी किस्मत हो उसी दिन मिलती है, राइट ना। लड्डू मतलब कम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट। मजा तो लड्डू खा के भी आता है ना, मिठाई तो मिठाई है, पर एफर्ट कुछ नहीं लगती उसके लिए। इसीलिए कहता हूं लड्डू क्वेश्चन ऐसे। ये चैप्टर ही लड्डू क्वेश्चन है। ये बुक ही आपकी, ये वाली जो बुक है लड्डू बुक है। तो कौन सा करंट लायबिलिटी में नहीं आता? कौन सा नहीं आता जी करंट लायबिलिटी के अंडर? ए बी सी डी बताइए। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आता है, मतलब इधर नहीं लिखे, आता है। ट्रेड पेबल आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है, ये नहीं आता। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ओके, नेक्स्ट बेटा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड एंड सब हेड इज फोरफिटेड शेयर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। भाई फोरफिटेड शेयर किस में आएगा? बताइए बेटा, फोरफिटेड शेयर किस में आएगा? ए बी सी डी। आप लोग बोल रहे हो बी। राशि, साक्षी, अनमोल, वंशिका, सतीश सब बोल रहे हैं जी आंसर बी। अपूर्वा बी, हिफ्जा बी, है ना। चलिए जी देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। रिजर्व एंड सरप्लस में आता है? नहीं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है? नहीं। करंट लायबिलिटी में आता है? नहीं। शेयर होल्डर फंड में आता है बेटा।
किस में आता है? शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का। और शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में किस में आता है? ऑथराइज्ड में, इशूड में, सब्सक्राइब्ड में, किस में आता है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में। आइए बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 35,000 है, आर शोन इन बैलेंस शीट अंडर द फॉलोइंग हेड। भाई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किस हेड में आएंगे बताइए फास्ट? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये आज नहीं बताया मैंने, पहले ही बताया था जब चैप्टर कराया था, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, मतलब बताऊंगा अभी। पहले आपका आंसर देख लेते हैं सही है या नहीं है। पूर्व फास्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ए बी सी डी, पलक ए बी सी डी, पलक कैरियन डी, वंशिका डी, ऋषभ डी, अनमोल बी, अपूर्वा पता नहीं अभी, संस्कृति डी। ओके, सो डी फॉर दिल्ली, करेक्ट आंसर। देखिए बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस याद रखना, जिस साल इनकर हुए हैं उसी साल आपको राइट ऑफ करने हैं। जिस साल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इनकर्ड हुए हैं बेटा उसी साल आपको राइट ऑफ करने हैं। कहां से राइट ऑफ करने हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। तो सबसे पहले कहां से राइट ऑफ होंगे जी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है या सफिशिएंट नहीं है, या तो नहीं है या फिर सफिशिएंट नहीं है, तो फिर कहां से होगा? कहां से होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस से बेटा, सरप्लस इन P&L से। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। ये तो आपको पता ही चल गया होगा ऊपर वाले क्वेश्चंस के हिसाब से। ट्रू या फॉल्स बेटा बताइए? ट्रू या फॉल्स? भाई फॉल्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में थोड़ी आता है। हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेनिफिट टू द ऑनर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बेनिफिट देती है ऑनर को? ए, द गैप्स बिटवीन मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड ओनरशिप एक्सपेक्टेड कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सी इज द correct answer. C is the correct answer. Next बेटा ध्यान से, unclaimed dividend will be shown under the head. unclaimed dividend किस में आएगा? फास्ट बेटा फास्ट। अब देखो कितना इजी सा लग रहा होगा, है ना? कितना इजी लग रहा होगा आपको। unclaimed dividend किस में आएगा बेटा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी नहीं आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा। ठीक है ना? मैच द फॉलोइंग, भाई मैच करो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या है? चेक क्या है? लूज टूल्स क्या है? बताइए। लूज टूल्स इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अदर, चेक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देख लो बेटा जो भी आंसर बना, जो भी आंसर बना बेटा वो देख लोगे उसके हिसाब से। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स कम्स अंडर द हेड बेटा बताइए। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बताइए किस में आएगा? करंट लायबिलिटी, नॉन करंट, या करंट एसेट, या शेयर होल्डर फंड? करंट लायबिलिटी में। और अगर इसका भी सब हेड दिया होता अदर करंट लायबिलिटी में। डैश आर द लायबिलिटी विच हैव नॉट अराइजन बट मे अराइज ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। मतलब भाई ये लायबिलिटी वैसे तो राइज नहीं होती, बट हाँ अगर कुछ हो गया तो ये लायबिलिटी हो सकती है। ये अभी नहीं आपको पढ़ाया इस साल, बट आपने ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये आपने क्लास 11th में सीखा होगा। क्लास 11th में सीखा होगा बेटा ये कंसेप्ट। बताइए ऋषभ, बताइए पूर्वा। यस, सी कंटीजेंट लायबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। कंटीजेंट विच मे और मे नॉट पेबल, शायद देना शायद नहीं देनी बेटा। डिवेंचर रिडम्पशंस आर बी शोन अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड बेटा, एंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। बताइए बेटा, डिवेंचर रिडम्पशंस आर मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड है और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस है। ट्रू। ऐसा भी हो सकता है कि मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड है और सब हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसा भी बोल सकता है।
या सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है तो वो फॉल्स हो जाता है। क्लियर ना? डेबिट बैलेंस ऑफ P&L इज प्रेजेंटेड डैश बैलेंस विद इन द रिजर्व एंड सरप्लस हेड। अगर डेबिट बैलेंस है बेटा तो पॉजिटिव, नील, नेगेटिव या फिर नन ऑफ द अबव। डेबिट बैलेंस कौन सा होता है पहले तो ये बताइए, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है बेटा? सबसे पहले तो ये बताइए, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है? लॉस या प्रॉफिट? क्या जी? सी मतलब नेगेटिव, लॉस नेगेटिव। लूज टूल्स आर नॉन करेंट एसेट। भाई लूज टूल्स किसका पार्ट है? इन्वेंट्री का। रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, सेमी फिनिश गुड्स है, लूज टूल्स है, सारा ये इन्वेंट्री का पार्ट है। और इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट आती है, नॉट नॉन करंट एसेट। तो आंसर इज फॉल्स। कॉपीराइट एंड पेटेंट आर शोन अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटी बेटा। कॉपीराइट और पेटेंट नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेडिंग क्या है जी? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ट्रू या फॉल्स? बताइए ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, 100% फॉल्स बेटा, 100% फॉल्स। अब किस में आएगा वो भी बता दीजिए, किस में आएगा बेटा? नॉन करंट एसेट और सब हेडिंग बेटा फिक्स्ड एसेट। सब हेडिंग बेटा टेंजिबल या इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग। द एसेट विच कैन नॉट बी रिलाइज इन कैश एंड जिससे कोई फर्दर बेनिफिट भी नहीं आना। ना तो उसको कैश में आ सकता है ना उससे बेनिफिट आ सकता है, ना कैश आ सकता है ना बेनिफिट आ सकता है बेटा। बताइए ऐसी एसेट टेंजिबल, फिक्टिशियस, इंटेंजिबल, नन ऑफ द अबव। बताइए ABCD बेटा, ABCD। गुड, करेक्ट आंसर बेटा क्या है? फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एसेट। डैश आर एसेट विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस बट कैन नॉट एंड दस कैन नॉट बी सीन एंड टच। हाय हाय, ये तो इतना इजी है, इतना इजी है, इसको तो बताने का मतलब ही क्या है? आप पे शक करना है ना, शक करना। जैसे श्रवण पे अगर शक करें या राजा हरिश्चंद्र पे शक करें तो बहुत इजी है यार ये तो। प्रोविजन फॉर टैक्स इज शोन एंड करंट लायबिलिटी बेटा, एंड सब हेडिंग क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ट्रू या फॉल्स? लाइफ स्टॉक इज एन आइटम ऑफ डैश। बेटा लाइफ स्टॉक टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है? लाइफ स्टॉक। पहले तो बताओ लाइफ स्टॉक होता क्या है? लाइफ स्टॉक होता क्या है बेटा? हैं? क्या जी? मैंने पूछा लाइफ स्टॉक क्या होता है? एक कहते हैं लालटेन। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्टॉक? बताओ बताओ यार, एक खतरनाक आंसर आ रहे हैं मेरे पास। लाइफ स्टॉक होता क्या ये बताइए। कहते सर जो स्टॉक हमारे पास लाइव पड़ा हुआ है वो लाइव स्टॉक। बाकी क्या है जी? अरे सुनिए, एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे। लाइव स्टॉक वो राइट है। लाइव स्टॉक मतलब पहले यार, अब आजकल डिलीवरी के लिए क्या रखा जाता है? आजकल डिलीवरी कैसे होती है बेटा? विद द हेल्प ऑफ बाइक एंड वैन, राइट है? बाइक से डिलीवरी होती है, वैन से होती है। बट सोच के देखो पुराने टाइम पे, राइट ना, मतलब खतरनाक स्टूडेंट है। मैं क्या डिलीवरी कैसे होती है? कहते हैं हॉस्पिटल में होती है। क्या बात है यार, है ना? सलाम है आपको। मैं किसकी बात कर रहा हूं और आप कहां से ले जाते हो यार। इसलिए अपना दुनिया पीछे है। फिर कहते हैं पप्पू पास नहीं हुआ, तो पप्पू का ध्यान तो कहीं और ही है। आइए सो भाई पहले जो होता था ना, ये डिलीवरी के लिए क्या कहते हैं, स्टॉक डिलीवरी के लिए लाइफ स्टॉक का यूज किया जाता था। घोड़े, गधे, राइट है, उन चीजों की बात हो रही है।
तो ये इनको जो लाइव स्टॉक है इनको आप टच कर सकते हो नहीं कर सकते हो? टेंजिबल आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब हेड ऑफ करंट एसेट? करंट एसेट का पार्ट कौन सा नहीं है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो है यार, इन्वेंट्री तो है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, ट्रेडमार्क बेटा जी ये कौन सी है? इंटेंजिबल फिक्स एसेट अंडर द हेड नॉन करंट एसेट में, करंट एसेट में नहीं आती। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 90 क्वेश्चन है गाइस, 45 क्वेश्चन के करीब अपन ने कर लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजफुल फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। हालांकि 45 नहीं करे यार, 30 के करीब ही कराए होंगे मैंने, बाकी सारा आपका होमवर्क है 60, क्योंकि इजी है। नहीं आएगा तो मैं कल कराता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजफुल फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बेटा, 100% यार ट्रू। Dash of the asset which are expected to rise within 12 months after the balance sheet? Current, non-current बेटा? Stores and spares are recorded as dash. Stores and spares बेटा जी रिकॉर्ड किएंगे dash under the subhead and major head dash। बताइए stores spare parts किस में आएंगे? Loose tools inventory में आएंगे। Yes और yes बेटा, यस और यस, जल्दी से बताइए यस और यस। क्लियर? तो गाइस आज के लिए इतना ही, और मैंने अपने एंड से तो ये चैप्टर करवा दिया, बट आपके एंड से भी रहते हैं करना, सारे क्वेश्चन करना गाइस। जिसका पीडीएफ नहीं है मेरे को बता देना, मैं आपको अरेंज करवा दूंगा, ठीक है।